दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर। सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट ऑफ साइंस, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है आपका पादपकार किया प्लांट फिजियोलॉजी। दोस्तों कल आपका ये चैप्टर आधा हो गया था। हमने कल आपको 11 चैप्टर में पादपकार की से ही कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे, उनके अलावा कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको लेकर दोस्तों हम हाजिर हैं। आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और हार्मोन्स के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन कराएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्रोटेक स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन आपको बतानी है और उसका इंपोर्टेंट क्या होता है, इंपोर्टेंस भी आपको बताना है। तो इसका महत्व लिखिए और उसकी डेफिनेशन बताइए। तो दोस्तों समझते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। दोस्तों हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कौन से पौधे? हरे पौधे। हरे पौधे आपने कभी सोचा कि हरे क्यों होते हैं ये पौधे? दोस्तों हरे पौधे क्योंकि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश की भी उपस्थिति, दोनों चीजें होना जरूरी है। मतलब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं H2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा, इन दोनों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक भोजन है। पौधों के लिए कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक भोजन है। भोजन का निर्माण करते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इस क्रिया में, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, उस क्रिया में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है, जो हम लोग उसको यूज करते हैं। आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ये कहाँ से आ रही है? पौधे दे रहे हैं। आप कहते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आप ऐसे ही कहते हैं, मतलब पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। आपने यही सुना होगा। तो बिल्कुल दोस्तों सही है, क्योंकि पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन जब बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तब बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलती है बाहर? दोस्तों ऑक्सीजन बाहर निकलती है। और जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो हम लोग श्वसन की क्रिया में, मनुष्य, जीव जंतु जितने भी होते हैं सब उसको लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ में आ गई, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हुई। क्या होती है? हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। वही क्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इस क्रिया में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या करते हैं? बाहर निकलती है। आप थोड़ा उसके द्वारा भी समझ सकते हैं, हमने थोड़ा रासायनिक समीकरण भी रखा है। तो CO2 की 6 अणु और H2O के 6 अणु, दोनों आपके दोनों अणु है किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, दोनों किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। और पौधे कैसे? हरे, मतलब हरे पौधे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल। तो निर्माण किसका हो रहा है? C6H12O6, यानी ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट है, प्लस 6 CO2, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगी पे? ऑक्सीजन। तो ये आपका एक समीकरण द्वारा भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके हम महत्व के बाद में बात करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का जो महत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए श्वसन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जो ऑक्सीजन होती है वो मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उनके श्वसन के लिए आवश्यक होती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यह वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती है। बिल्कुल वायुमंडल में जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और CO2 पौधे एब्जॉर्ब करेंगे, तो वायुमंडल में आपको पता है ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी आपको पता होना चाहिए? 0.03% है। तो इनके जो आपका मेंटेनेंस है, उनका संतुलन है, वो बनाए रखती है। कौन? आपकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो। ठीक है ना। दूसरा महत्व आपको समझ में आ गया होगा फोटोसिंथेसिस का। तीसरा पॉइंट समझिए, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की जाती है, जिससे वातावरण दूषण नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अगर CO2 की मात्रा वायुमंडल में अधिक बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि आपका पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा, क्योंकि
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो आपके ग्लेशियर होते हैं वो पिघलने लगते हैं। जब वो पिघलने लगते हैं तो पता बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है और पूरे की पूरी पृथ्वी भी डूब सकती है, क्योंकि ग्लेशियर जब पूरी तरीके से गल जाएंगे, पूरी तरह से पानी बन जाएंगे, तो समुद्र का जल स्तर भी एकदम से बढ़ जाएगा। जल स्तर जब बढ़ जाएगा तो आपको पता है 71% एरिया पे आपको पता है जल की मात्रा है, और 31% पर क्या है, 30%, 29% कह सकते हैं, उस पर आपकी पृथ्वी है, मतलब भूमि है। तो कह सकते हैं कि इस क्रिया में CO2 ग्रहण की जाती है, जिससे वातावरण क्या नहीं होता, दूषित नहीं होता, CO2 की मात्रा मेंटेनेंस बना रहता है। चौथा है दोस्तों, इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिन्हें मानव तथा जंतु पौधे से भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा होगा फल मीठे होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। तो वो किस रूप में, भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। स्टार्च भी पौधों में पाया जाता है, फ्रक्टोज आपने, ग्लूकोज आपका, सभी जो कार्बोहाइड्रेट है वो पौधों में पाए जाते हैं, जो भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, आपको महत्व प्रकाश संश्लेषण का समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन क्या होता है, इसके प्रकार लिखिए, श्वसन किसे कहते हैं। दोस्तों, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया, आपकी बायोकेमिकल्स क्रिया है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च तथा ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर सरल यौगिकों में टूट जाते हैं व ऊर्जा उत्पन्न कर। सिंपल सी बात है, आपने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा कि पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब वो कार्बोहाइड्रेट बन गया, पौधों में बन गया, ग्लूकोज के रूप में बना, स्टार्च के रूप में, किसी के रूप में भी पौधे में बन गया। ठीक है ना, तो वो अब क्या है, जैसे भोजन है, भोजन बन गया, तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो भी बना, ग्लूकोज ऑक्सीकृत होता है, वो टूटता है। ऑक्सीकृत का मतलब होता है जो आपका भोजन पौधे में बना उसका ऑक्सीकरण होता है। जब वो ऑक्सीकरण होता है तो वो जैसे आपके जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में रहता है, फिर वो जब टूटता है, उसका ऑक्सीकरण जब होता है तो वो सरल यौगिकों में टूट जाता है। और जब सरल यौगिकों में टूट जाता है दोस्तों, तो उससे क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप मनुष्य के शरीर के भोजन पचने से भी अंदर, आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपका भोजन अंदर जाके उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने के बाद आपको ऊर्जा मिलती है। तो वही आपका कार्य श्वसन का भी सेम टू सेम वही कार्य है कि आपके ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण के बाद जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाएंगे और आपकी ऊर्जा मिल जाएगी। दोस्तों, श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है ऑक्सीश्वसन। दोस्तों, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीश्वसन कहलाता है। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीश्वसन कहलाता है। और अनॉक्सीश्वसन क्या है, जस्ट उल्टा देख लीजिए, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो आपका अनॉक्सीश्वसन कहलाता है। कौन सा श्वसन कहलाता है, अनॉक्सीश्वसन। दोनों प्रकार है, वो सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऑक्सीश्वसन क्या है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो वह आपका ऑक्सीश्वसन कहलाता है। और अनॉक्सीश्वसन क्या है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो आपका अनॉक्सीश्वसन कहलाता है। तो ये था आपका श्वसन किसे कहते हैं, इसके प्रकार आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यह चैप्टर दोस्तों 5 नंबर का आप एग्जाम में पूछा जाना है और बहुत अच्छा चैप्टर है, बस सिर्फ आपको समझने की इसको ज़रूरत है। आगे बात करते हैं हम ऑक्सीश्वसन एवं अनॉक्सीश्वसन में अंतर। दोस्तों, ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में अंतर बहुत ही सिंपल भाषा में थोड़ा सा आप समझिए। आपका जो ऑक्सीडेशन होता है यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। सही बात है, अभी आपने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में कि यह क्रिया मतलब ऑक्सीडेशन की क्रिया आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अनऑक्सीडेशन क्रिया की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। वह उपस्थिति में हो रही है, अनुपस्थिति में। दूसरा पॉइंट समझिए, इस क्रिया में मतलब ऑक्सीडेशन जो क्रिया है उसमें ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा CO2 व H2O उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, जब पूरी तरीके से दोस्तों श्वसन में पूरी तरीके से आपका ग्लूकोज का पूरी तरीके से ऑक्सीकरण हो जाए, मतलब ग्लूकोज जो भोजन बना, जो कार्बोहाइड्रेट बना था जिसकी बात कर रहे थे हम, अगर वो पूरी तरीके से ऑक्सीकृत हो जाए, पूरी तरीके से टूट जाए, मतलब पूरी तरीके से जटिल कार्बनिक यौगिक हैं वो पूरी तरीके से सरल कार्बनिक यौगिकों में टूट जाए, तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और आपका जल उत्पन्न हो जाएगा, दोनों चीज मिलेंगी। लेकिन अनॉक्सीडेशन में क्या होगा, देखिए इस क्रिया में ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीकरण न होने से लैक्टिक अम्ल अथवा कह सकते हैं तथा एथिल एल्कोहल उत्पन्न होते हैं। क्या क्या उत्पन्न, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है और एथिल एल्कोहल आपका दोनों उत्पन्न हो जाता है। जैसे किण्वन की क्रिया होती है ना आपकी, वही सेम टू सेम यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से लैक्टिक अम्ल तथा एल्कोहल उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
तीसरा पॉइंट है आपका ऑक्सीजन में, इस क्रिया में ग्लूकोज का अगर एक अणु 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त करता है। कितना आपका, इस क्रिया में ऑक्सीडेशन की जो क्रिया है, अगर ग्लूकोज का एक अणु का पूरी तरीके से ऑक्सीकरण होगा तो लगभग 38 एटीपी, एटीपी का मतलब होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोला जाता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपकी ऊर्जा को नापा जाता है एटीपी में। ऊर्जा को किसका मापा जाता है, एटीपी में। अगर ग्लूकोज का एक अणु जैसे C6H12O6 होता है, तो ग्लूकोज का एक अणु टूटेगा पूरी तरीके से उसका ऑक्सीकरण, तो 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी। और अनऑक्सीडेशन में ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी। दोस्तों ये अंतर था आपका ऑक्सीडेशन और अनऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं हम आगे, प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण में अंतर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप अच्छी तरीके से याद ही कर लेना। समझ लेते हैं इससे पहले दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण यह क्रिया पौधों की हरी कोशिकाओं में होती है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि पौधों का हरा होना बहुत जरूरी है। और पौधे हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होती है, हरी कोशिकाओं में होती है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और श्वसन क्रिया, यह क्रिया पौधों तथा जंतुओं की सभी कोशिकाओं में होती है। बिल्कुल, श्वसन हम लोगों में होता है, हम तो हरे नहीं होते, और जीवों में तो और जीव भी हरे नहीं होते। समझ रहे हो ना आप लोग, कहने का मतलब श्वसन सभी पौधे हों या जंतु हों तो वो सभी कोशिकाओं में होती है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट समझते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण CO2 कोशिकाओं के अंदर पहुंचती है और O2 बाहर निकलती है। ये हमने आपको अभी समझाया था कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के अंदर पहुंचती है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जबकि श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन तो अंदर ली जाती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल जाती है। जैसे हम लोग कर रहे हैं श्वसन, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वही काम है। तो आपको समझ आएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। सही बात है, प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब प्रकाश होगा, अन्यथा प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि यह क्रिया प्रकाश या अंधकार दोनों में होती है। बिल्कुल, श्वसन तो दिन रात चलता है, आपने देखा होगा, हम लोग रात में भी श्वसन करते हैं और दिन में भी श्वसन करते हैं। ठीक है ना, कुछ समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट है, क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जबकि आपकी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया एवं जीव द्रव्य में होता है। ठीक है, ये था आपका श्वसन के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, वो कि बहुत इंपोर्टेंट थे। अब बात करते हैं हम पादप हार्मोन्स की। दोस्तों, पादप हार्मोन्स होते क्या हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लांट हार्मोन्स किसे कहते हैं, इनकी आपकी जो प्रॉपर्टी यानी विशेषताएं आपकी जो होती है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पौधों में निश्चित स्थानों पर तो बनते हैं तथा संवहन ऊतकों द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचकर उनकी वृद्धि एवं विकास संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। दोस्तों, क्या होता है, ये आपके पादप हार्मोन होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों में एक निश्चित भाग पर बनते हैं। निश्चित का मतलब उनका निश्चय होता है कि पौधे की, ये ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, पौधे के शीर्ष भाग में, मतलब सबसे ऊपर वाले भाग में बनते हैं। और संवहन ऊतकों द्वारा, संवहन ऊतक क्या होते हैं दोस्तों, ऐसी कोशिकाएं जो एक जगह से दूसरी आपकी कोशिकाओं दूसरी जगह ले जाते हैं, आपके एक जगह से दूसरी जगह। संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। जब पौधे ऊपर बढ़ रहे हैं शीर्ष पर और एक जगह से कहाँ पहुंच रहे हैं, दूसरे भागों में, विभिन्न भागों में पहुंचकर क्या करते हैं, ये उनकी वृद्धि एवं विकास संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कौन, पादप हार्मोन उनकी वृद्धि और विकास संबंधी क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। वही आपके क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। जैसे ऑक्सिन है, दूसरा आपका जिब्रेलिन है, तो ये आपके क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। अब इनकी हम विशेषताओं की बात करते हैं। दोस्तों, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक आपको मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ा चुका हूँ, कार्बनिक रसायन, तो आपने पढ़ा कि कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, मतलब कार्बन से मिलकर, कार्बन इन कार्बन से मिलकर ये क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। तो कह सकते हैं हार्मोन आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरा दोस्तों, यह अति सूक्ष्म मात्रा में अधिक प्रभावकारी होते हैं। बिल्कुल, जितनी इनकी मात्रा सूक्ष्म होती है उतनी ही ये अधिक प्रभावकारी होते हैं। बिल्कुल, बहुत कम मात्रा में होते हैं और इनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हार्मोन की विशेषता, इनका निर्माण जड़, तना, पत्ती के शीर्ष पर होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है, या तो जड़ में होगा तो भी शीर्ष पर होगा, तना में हो तो वो शीर्ष पर हो, और पत्ती पर भी शीर्ष पर होता है।
चौथा दोस्तों, इसमें फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। दोस्तों पौधे में दो कोशिकाएं होती हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जल पूरे पौधे में पहुंचता है और फ्लोएम के द्वारा जो भी भोजन बनता है वो पूरे पौधे, तो फ्लोएम के द्वारा ये पूरे पौधे में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिब्रेलिन हार्मोन के प्रमुख कार्य लिखिए। आपका एक हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन, उसका क्या काम है वो हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि जिब्रेलिन हार्मोन का महत्व लिखिए, तो भी यही होता है। तो प्रमुख कार्य जो है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले यह तना एवं पत्तियों में वृद्धि करता है, तनी नहीं है दोस्तों, तना है, थोड़ा ध्यान रखा। यह तनाएं एवं पत्तियों में वृद्धि करता है और बोने पौधे के ऊंचे लंबे हो जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये इसका काम क्या है मैं आपको बताऊं। जिब्रेलिन हार्मोन होता है, ये पत्तियों एवं तने में वृद्धि करवाता है, इससे वृद्धि बढ़ती है पौधे की, और बोना पौधा अगर होता है, अगर इसका आप जिब्रेलिन हार्मोन वहां पर है तो उसको लंबा कर देता है। दूसरा है दोस्तों, यह बोल्टिंग की क्रिया को करता है या बोल्टिंग की क्रिया को बढ़ाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बोल्टिंग का मतलब होता है ये नई नई रोहों को बढ़ाता है, नई नई आपकी शाखाओं को, नई नई आपके जो बोल्ट होते हैं उनको आगे निकालने का कार्य किसका होता है, जिब्रेलिन का, मतलब रोहों की संख्या को बढ़ाता है, ये भी कह सकते हैं आप लोग। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यह पौधों के पुष्पन को प्रेरित करता है, मतलब पुष्प जल्दी खिलें, फूल जल्दी आए, तो उस क्रिया को प्रेरित कौन करता है, जिब्रेलिन हार्मोन। दूसरी भाषा में कह सकते हैं है पौधों के फूलों की संख्या को बढ़ाता है, फूल आने की क्रिया को करता है कि फूल जल्दी से आए, उन पुष्पन को प्रेरित करता है। चौथा है जिब्रेलिन के छिड़काव से बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों अगर जिब्रेलिन का छिड़काव कर देते हैं तो एक ऐसा हार्मोन्स है कि इसके छिड़काव से ऐसे फल मिलते हैं जिनमें बीज नहीं बनता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, इस हार्मोन के छिड़काव से काष्ठीय पौधों में, काष्ठीय पौधे कौन से होते हैं, जिनका तना या जो वो कठोर होता है, तो उनमें कैम्बियम की सक्रियता भी बढ़ जाती है। किसकी सक्रियता बढ़ जाती है, कैम्बियम की सक्रियता भी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये था आपके जिब्रेलिन के हार्मोन के प्रमुख कार्य, जिब्रेलिन हार्मोन के प्रमुख कार्य जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारे मोबाइल नंबर आपको पता है 7224002628 पर कॉल कर या व्हाट्सअप कर दोस्तों पूछ सकते हो। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम, अगर डाउट आपको किसी भी क्वेश्चन में होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आज को आप 11 चैप्टर जो है प्लांट फिजियोलॉजी लगभग कंप्लीट हो चुका है। कहीं भी एक आध क्वेश्चन अगर बचा होगा तो आप लोग हमको बता सकते हैं, उसके बारे में हम पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ये दोस्तों उनका भी भला हो सके, और जो 12th में पढ़ते हैं ना उनका भी अच्छी तरीके से वो इस 12th को पढ़ सकें। कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम आपको पूरा 12th का सिलेबस पढ़ाने के आ रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था शिक्षा नीति पर बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप लोग। मैं 1 तारीख से आपकी लाइव जो क्लास है वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लाइव क्लास भी मैं आपकी लूँगा। कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी तो भी वहाँ पर मैं आपकी बोर्ड पर जो भी चैप्टर समझाने हैं वो आपको मैं बोर्ड पर भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। 12वां चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।